अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दस्तक में खुशामदीद। मैं हूं अम्मार यासिर। नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब किसी हुकूमत या सियासी जमात से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। नैब का ताल्लुक रियासत से है। नैब रियासती इदारा है। रियासत और हुकूमत में फ़र्क होता है। नैब का ताल्लुक सिर्फ पाकिस्तान से है। नैब की तरफ से की जाने वाली तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं इस वक्त, उस पर तकरीबन तमाम ही सियासी जमातों को एतराज़ है। चाहे वो हुकूमती जमात हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब अलीम खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो नैब के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तनकीद होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो तो अगर आसिफ अली जरदारी साहब या मोहतरमा फरजाल तालपुर साहिबा को तलब किया जाता है या इनके खिलाफ इंक्वायरीज होती हैं तो पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा के खिलाफ, तो फिर पीपल्स पार्टी को एतराज़ होता है। मुस्लिम लीग नून में अगर उनके किसी रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई होती है, उनके किसी रहनुमा के खिलाफ कोई केस बनता है या कोई तफ्तीश होती है, उस पर फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एतराज़ होता है। तो एतराज़ात सबको होते हैं और वो उस वक्त होते हैं जब उनकी किसी रुकन के साथ ऐसा हो। यही नैब अगर शहबाज शरीफ साहब के अहल खाना को नोटिस भेजता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नैब के इस तर्ज अमल को डिफेंड करती है, लेकिन अगर यही नैब अलीम खान साहब को गिरफ़्तार करता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर एतराज़ होता है। ये सारे मामलात हैं। अब इसके अंदर कई सवालात हैं। आज चेयरमैन नैब ने ब्यूरोक्रेसी से, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से खिताब किया, उनसे मुलाकात की और ब्यूरोक्रेसी में जो एक खौफ था उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो तमाम जो आला अफसरान हैं उनके मामलात को वो ख़ुद देखेंगे और अगर कोई तफ्तीश हुई तो वो खुद देखेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अफसर को हथकड़ी लगाकर पेश नहीं किया जाएगा, इज्जत नफ्स के साथ उनकी नहीं खेला जाएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि क्योंकि एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने भी गुज़श्ता दिनों इस हवाले से ये कहा था, अपनी सिफारिश दी थी कि नैब जो हथकड़ी लगाकर मीडिया के सामने लोगों को पेश करता है ये न सिर्फ ये कि खिलाफ शरअ है बल्कि पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ भी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब, उनसे जान लेते हैं कि मामला है क्या। इरफान कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान कादिर साहब, हर किसी को जब नैब उनकी जमात के ऊपर बात करता है तो उनको एतराज़ होता है। नैब किसी सरकारी अफसर पे हाथ डालता है तो ब्यूरोक्रेसी को शिकायत होती है। नैब के तर्ज अमल का मसला है, कानून में कोई सुकुम है, या फिर ये जो तनकीद हो रही है ये तमाम तनकीद जायज़ है, नैब गलत कार्रवाइयाँ कर रहा है? बात यह है कि कुछ नैब के कानून के ऐसे सेक्शंस हैं जिसके तहत पाकिस्तान के हर बंदे को आप जिस वक्त चाहें अरेस्ट कर लें, और मसलन ये मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। अब आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डिसीजन मेकिंग होती है उनकी, थाउजेंड्स ऑफ डिसीजंस दे मेक एंड इनवेरिएबली डेली बेसिस पे कई 100 डिसीजन जो है डेली बेसिस पे वफाकी हुकूमत का, सूबाई हुकूमत का होता है। तो अगर आप किसी की डिसीजन मेकिंग से एग्री नहीं करते, अगर आप समझते हैं कि वो इतनी प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं थी, तो आप मिस यूज ऑफ अथॉरिटी में ला के और ये डिस्टिंक्शन नहीं ड्रॉ करते कि ये इनएडवर्टेंट एक्ट है या ये डिलिबरेटली इस तरह से किया गया है किसी को रॉन्गफुल गेन देने के लिए। तो जब इस तरह की डिस्टिंक्शन नहीं होती, जैसे कि असद मुनीर साहब जो हैं बेचारे, उनके बारे में भी इसी तरह की एलिगेशंस लगाई गई और वो मंजर आम पे आया कि गालिबन उन्होंने खुदकुशी कर ली कि वो समझते थे कि उनको एक ऐसा कॉन्डक्ट एट्रीब्यूट किया गया जो उन्होंने नहीं किया। तो इस तरह के जब सेक्शंस आप इन्वोक करते हैं, या फॉर एग्जांपल एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें अगर आप चाहें तो हर बंदे को केस बना लें और हर बंदे को आप अरेस्ट कर लें। तो ये जो प्रायोरिटीज नैब सेट करता है, ये प्रायोरिटीज या तो किसी रीजनेबलनेस पे या किसी फेयरनेस के प्रिंसिपल पे बेस्ड होनी चाहिए। उसकी क्लासिफिकेशन जो अगर करते हैं तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन सामने आनी चाहिए। जब इस तरह की चीजें सामने नहीं आती हैं और फिर आपका जो कानून है उसका इतलाक आप अक्रॉस द बोर्ड नहीं करते, फॉर एग्जांपल आप ब्यूरोक्रेट्स को तो हम करते हैं लेकिन आप जजेस को छोड़ देते हैं, या आप मसलन बहुत सारे दूसरे इदारों को छोड़ के तो पॉलिटिशियंस को पकड़ लेते हैं, तो उससे फिर बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी ये तो लॉपसाइडेड है या काला कानून है। इस पे अगर कानून साजी होगी या इसको बेहतर किया जाएगा तो वो पार्लियामेंट का काम है, लेकिन पार्लियामेंट में जो मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात पर खुश होती हैं कि अगर उनके मद्दे मुकाबिल जो है उनके खिलाफ ज्यादा केसेस बन रहे हैं तो वो समझते हैं कि सियासी तौर पे अब हमें एडवांटेज है और रिलेटिवली हम ये कह सकते हैं कि दूसरी हमारी मुखालिफ पार्टी करप्ट है और हम बहुत अच्छे हैं। तो बहुत सारी जो सियासत हो रही है वो भी इसी अकाउंटेबिलिटी के नाम पे हो रही है। और जब से पाकिस्तान बना है जितनी भी हुकूमतें गिराई गई हैं
उसमें एक कॉमन फैक्टर है, यही कहा गया कि जी वो करप्ट थे इसलिए उनको हटा दिया, जो नए आए वो बहुत अच्छे थे। और इतने सालों में आप देखें तो हर किसी को आपने करप्ट ही पेंट किया पाकिस्तान में। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पैटर्न है यहाँ पे इसको तब्दील करने की जरूरत ये है। इतना घिसा पिटा पुराना हो चुका है कि ये थीम अब कोई मानने को तैयार ही नहीं। अच्छा इरफान कादरी साहब, ये फरमाइएगा कि नैब, आज चेयरमैन नैब ने फरमाया कि नैब खुद मुख्तार इदारा है, तो ये खुद मुख्तारी जो है ये किस हद तक होती है? क्योंकि चेयरमैन नैब ने आज ब्यूरोक्रेसी से ये फरमाया वहाँ बात करते हुए कि आला अफसरान के तमाम केसेस को वो खुद देखेंगे। तो क्या इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि चेयरमैन नैब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके इदारे के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादती के मुर्तकिब हुए हैं? बिल्कुल, अगर उन्होंने कहा है कि वो कुछ ये केसेस खुद देखेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि हर केस उनको खुद देखना चाहिए, क्योंकि लॉ जो है उसमें तो बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो चेयरमैन नैब ने खुद करनी है। तो लिहाजा ये इस बात का एतराफ़ करना कि जी वो खुद देखेंगे, इसका मतलब है कि क्या वो पहले खुद नहीं देखते रहे? उनको तो हर केस खुद देखना चाहिए। वो तो डिसीजन मेकिंग तब तक हो ही नहीं सकती जब तक कि चेयरमैन नैब रेफरेंस फाइलिंग का फैसला ना करें या इन्वेस्टिगेशन का फैसला ना करें। और अगर उन्होंने कुछ पावर्स डेलीगेट भी की हुई हैं तो उस पर भी उनको बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो चेयरमैन नैब की है, बाकी सब तो चेयरमैन नैब को असिस्ट कर रहे हैं। लिहाजा चेयरमैन नैब ने इंतजार नहीं करना कि दूसरे लोग डिसीजन मेकिंग करें और वो डिसीजंस को खुद देखे ही ना। तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छी बात उन्होंने की है कि आइंदा से अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो खुद देखेंगे और वो इस चीज को मानते हैं कि शायद पहले वो खुद नहीं देख रहे थे, तो अगर वो दुरुस्तगी की है उन्होंने अपने इदारे की और अपनी, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, वो खुद मुख्तारी के हवाले से बता दें सर कि नैब किस हद तक या जितने भी खुद मुख्तार इदारे हैं उनकी खुद मुख्तारी किस हद तक है, कितना हद तक वो लोग खुद मुख्तार हैं? जी, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछले इतने सालों में अगर आप देखें नैब को, तो पिछले 10 सालों में तो मैं देख रहा हूँ कि उनकी खुद मुख्तारी थी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर करता था आप इन्वेस्टिगेट करें, आप इंक्वायर करें, आप रेफरेंस फाइलिंग करें, और नैब की इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग तो हो ही नहीं रही थी। वो तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग थी वो तो किसी की डिक्टेशन पे हो रही थी। तो खुद मुख्तारी जो है उसको तो उस पर इम्पैक्ट हुआ है। पिछले 10 सालों में अदालतों ने काफी उनकी खुद मुख्तारी पे इम्पैक्ट किया है। उससे पहले जो बहुत सारी हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, किसी ना किसी तरह से ये भी महसूस हुआ कि चंद केसेस में, जैसे कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी, जिस तरह नैब जो था वो लग रहा था कि पॉलिटिकली न्यूट्रल रोल अदा नहीं कर सका अमंग पॉलिटिशियंस। तो इस तरह की बातें और कोताहियां जो है हमारे सामने आई हैं, बहुत सारे केसों में आई हैं। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद थे। नैब के हवाले से आज चेयरमैन नैब ने जो गुफ्तगू की, पंजाब में ब्यूरोक्रेसी से गुफ्तगू करते हुए आज जो उन्होंने बातें की उसके हवाले से, और नैब का जो कंडक्ट है, नैब के ऊपर जो एतराज़ात हर तरफ से, चाहे वो कोई सर हो, रिटायर्ड सरकारी अफसरान हो या सियासी जमात हो, सियासी जमातों के रहनुमा हो या फिर हुक्मरान जमात हो, तमाम ही लोग नैब पर मोतरज़ हैं। क्यों मोतरज़ हैं? शायद उसकी वजह नैब का तर्ज अमल है, जिसकी कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से भी एक बात सामने आई थी कि उनका तर्ज अमल दुरुस्त नहीं है। इससे पहले ब्रिगेडियर असद मुनीर साहब की बात की, जैसे कि इरफान कादिर साहब ने भी, कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा और उसके बाद उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, और उस ख़त में यही लिखा हुआ था कि नैब के जो तर्ज अमल है वो उससे खौफज़दा होकर अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए ख़ुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। उस ख़त के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया है और वो मामला अब अदालत में मौजूद है। आने वाले दिनों में देखना सिर्फ इतना सा है कि क्या नैब का तर्जमल आज जो चेयरमैन नैब साहब ने गुफ्तगू की है उसके बाद क्या तब्दीली आती है, या फिर ये तमाम जमातें इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर इनको नैब के तर्ज अमल पर एतराज़ात हैं तो क्या ये कानून साजी करके नैब को किसी जिन कवानीन पर भी इनको एतराज़ात हैं वो कवानीन को उसको दुरुस्त करते हैं, जो कानून में सुकम मौजूद है उस सुकम को दूर करने की कोशिश करते हैं, या सिर्फ सियासी बयानात और एतराज़ात का ही सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता कई माह से ये बात तवातुर के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन की तरफ से भी सामने आ रही है और दीगर लोग भी ये बातें कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत आइन में की गई 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एक ऐसी हुकूमत जो अपने इत्तेहादियों के बल पर कायम है, जिसके पास अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी पूरी मेजॉरिटी भी नहीं है, वो किस तरह 2/3 अक्सरियत के बग़ैर 18वीं तरमीम को वापस करेगी, 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाएगा। ये वो सवाल है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से किया जाता है। लेकिन अब मामला ये है कि गुज़श्ता दिनों MQM की तरफ से ये बात सामने आई है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि MQM को 18वीं तरमीम के नाम पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धोखा दिया है। 18वीं तरमीम जिस वक्त मंजूर हुई थी वो मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई थी। पीपल्स पार्टी के पास भी उस वक्त मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐवान में मौजूद तमाम जमातों को सेम पेज पे लेकर आए और उसके बाद ये तरमीम की थी तमाम जमातों के साथ मिलकर। तो अब अगर आज से 10 साल कबल, तकरीबन 10 साल कबल 18वीं तरमीम मंजूर की गई थी, तो 10 साल कबल मंजूर की गई तरमीम पे MQM को अब एतराज़ क्यों है या ये शिकवा क्यों MQM की तरफ से किया जा रहा है। सिंध असम्बली में गुज़श्ता रोज़ MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर हुई है। उसके बाद हैवान में हंगामा आराई हुई और आज भी ये हंगामा आराई जारी रही। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और MPA हैं डॉक्टर सोराब सरकी साहब। उनसे बात कर लेते हैं कि मामला है क्या, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, ये अचानक ये मामला क्यों खड़ा हो गया है। सोराब सरकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोराब सरकी साहब, ये फरमाइएगा कि अचानक ये मामला क्यों एकदम से सामने आ गया। 18वीं तरमीम पर आप लोगों के एतराज़ात, जो आप लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, जो आपका ख्याल है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की कोशिश की जा रही है, वो अपनी जगह, लेकिन एक पार्टी के सरबराह के ख़िलाफ़ असेंबली में करारदाद मंजूर करवा लेना, ये कोई अच्छा, उसका कोई मैसेज तो अच्छा नहीं जाता मुखालिफिन। हमारे भाई, बात यह है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अच्छा नहीं जाता, लेकिन मैं आपको गुजारिश करूं, जब इनके सरबराह थे अल्ताफ़ हुसैन भाई साहब, तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की बातें करते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे। तो इत्तेफाक से मैं ही पिछली असम्बली का मेंबर था, तो मैं काफ़ी सीनियर असम्बली का मेंबर हूं, तो मुझे पार्टी ने कहा कि अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ आप एक करारदाद लेकर आएँ, उस पर आप साइन करें। और मैंने उस पर साइन किया। वो यही था कि वो अल्ताफ़ भाई जो हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं फ़ौज के ख़िलाफ़, वो नहीं करनी चाहिए। और आपस में जो लसानियत की बात होती है, बाइफर्केशन की, वो नहीं करनी चाहिए। तो वो अल्ताफ़ भाई ने वो बात नहीं समझी। अब मकबूल भाई मकबूल साहब जो हैं, वो भी हमारे इस तरह की वही जो अल्ताफ़ वाला जो रवैया है वो ही उन्होंने अपनाया हुआ है। और इस तरह की बात बड़ी मुश्किल के बाद हम सब जो है वो जो सब चीज़ें बोल के एक ही प्लेटफॉर्म पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। और ये सारी जिस तरह आपने भी बात की 18 अमेंडमेंट की, सब पार्टियों ने मिलकर जो है वो 18 अमेंडमेंट को पास किया। जिस तरह पाकिस्तान का आइन जिस तरह पास हुआ था, उसमें भी तमाम पार्टियां जो उस वक्त असेंबली में मौजूद थी, सब पार्टियों को ऑन बोर्ड लिया गया था। सब पार्टियों ने मुतफ़िक़ा तौर पर पाकिस्तान का 1973 का आइन जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के क्रेडिट जाता है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जितने भी उस वक्त थे, मौलाना हमारे शाह महमूद साहब थे, शाह अहमद नूरानी साहब थे, और मुफ्ती मामून साहब थे, और प्रोफेसर गफूर, और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात थीं, और बलूचिस्तान के भी बड़े सियासत बिजंजो साहब थे। तो इसी तरह ये 18 अमेंडमेंट जो कि ये पहले कहा गया था कि सूबाई खुद मुख्तियारी दी जाएगी, उसको आगे बढ़ाते हुए फिर ये जब पिछली हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जो मियाँ रज़ा रब्बानी ने सारा किरदार अदा किया, उसके बाद ये मुतफ़िक़ा। हमारे साथ MQM के रहनुमा कंवर नवीद जमील साहब भी मौजूद हैं। कंवर नवीद जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कंवर साहब, ये फरमाइएगा कि 18वीं तरमीम पर MQM का एतराज़ अब ये है कि पीपल्स पार्टी ने MQM को धोखा दिया। 10 साल तकरीबन हो चुके इस तरमीम को मंजूर हुए हुए, 10 साल बाद क्या धोखा था जो आपको दिया है, कुछ इसकी वजाहत कर दें। देखें, 18वीं तरमीम में ही 140A जो है वो भी शामिल की गई है। 18वीं तरमीम से पहले वो आइन का हिस्सा नहीं था। उसमें बिल्कुल क्लियर ये लिखा हुआ है
कि जो लोकल गवर्नमेंट है उससे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियारात दिए जाएंगे। देखिए, ये जो आइन में होता है वो तो समझ ले कि सबका निचोड़ होता है। पीपल्स पार्टी से भी अपना हमारी गुफ्तगू हुई और कहा कि हम तो खुद तैयार हैं, और उसके बाद ये आइन में शामिल किया गया। तो हमें उस पर एतराज़ यही है कि वफाक से तो अख्तियारात सूबों में आ गए, लेकिन सूबों ने बदनीयती बददियानती की बुनियाद के ऊपर वो अख्तियारात नीचे डिस्ट्रिक्ट पर नहीं दिए। इस पूरे 5 साल के अंदर सिर्फ जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उसका सिर्फ एक इजलास हुआ। पिछले जो गवर्नमेंट रही है, पिछला जो रिजीम रहा है, तो हमारा उसमें यही था। उस वक्त भी हम क्लियर थे कि अख्तियारात आवाम के पास जानी चाहिए, वफाक से सूबे में आए और सूबे से फिर वो नीचे की सतह पर जाए, इसलिए कि कौंसलर की सतह तक सब अवामी नुमाइंदे होते हैं। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने ये काम किया कि एक तो ये बल्दियाती इंतखाब ही नहीं करा रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से डंडा आया तो इन्होंने इंतखाबात करा दिया। अब आप खुद देखिए कि इस वक्त जो KMC है, उनके मेयर जो हैं, उनके पास सीवरेज और वाटर सप्लाई के अख्तियार नहीं है, वो सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। उन्होंने वाटर बोर्ड की सूरत में लिए हुए हैं। बिल्डिंग कंट्रोल के अख्तियारात नहीं है कि भाई वो कोई प्लानिंग कर सकें, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। इन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाई जो कराची से बिल्डिंग कंट्रोल जो पैसा इकट्ठा करती है, लगभग पिछले साल में 4 अरब रुपए इकट्ठा किया गया। ये भी वो ले गया अंदरूनी सिंध में। फिर इसके अलावा जो गार्बेज सॉलिड वेस्ट है, कचरा उठाने का अख्तियार, वो इन्होंने उसके ऊपर सॉलिड वेस्ट अथॉरिटी बना दी। उसके चीफ भी चीफ मिनिस्टर बन गए। जो बुनियादी शहर की प्लानिंग के लिए एक डिपार्टमेंट होता है मास्टर प्लान, जो वो शहर की प्लानिंग करेगा कि शहर कैसे होगा, वो भी मास्टर प्लान प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया। तो उसके बाद हम ये कहने में हक बजानिब हैं। जब मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब ये 18वीं तरमीम पास हुई तो उस वक्त वो निज़ाम लोकल गवर्नमेंट का वो एक्ट चल रहा था जो 2001 वाला कहलाता है, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब वाला एक्ट था। उसकी मौजूदगी में भी ये ज़रूरत महसूस हुई कि मज़ीद फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अख्तियार दिए जाएं। तो वो एक्ट था जिसके तहत हैदराबाद का नाजिम मैं था, कराची के नाजिम मुस्तफ़ा कमाल थे। तो पैसा था तो शहर में डेवलपमेंट हो गई। उसी वक्त में K3 का प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। अब कराची जो है वो पानी को तरस रहा है। बहुत सारे कराची के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 90 दिन के बाद पानी आता है। ये उस कराची का हाल है जो वफाक का बजट बनाने के लिए कराची हर साल वफाक को 3000 अरब रुपए देता है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं वो उन्हीं पैसों से तो मिलते हैं। फिर इसके अलावा सूबाई हुकूमत को अलहदा से 150 अरब रुपए का टैक्स कलेक्ट करती है सूबाई हुकूमत, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के मसाइल हल नहीं हो रहे। तो हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि ये सिंध के आवाम के साथ धोखा हो गया ना। इस वक्त देखें, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने, हमने नहीं कहा, उन्होंने कभी लाड़काना में 90 अरब रुपए खर्च कर दिए। आप जाके देख लें, कहीं नजर आएंगे। नवाब शाह पे 50 अरब रुपए खर्च कर दिए, आप जाके देख लें कहाँ पर खर्च हुए। तो ये तमाम सूरत हाल है और इसी के ऊपर उन्होंने अपना वो किया और उन्होंने दोनों बातें की। उन्होंने कहा कि हम 18वीं, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा कि हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन 18वीं तरमीम की बुनियाद पर सूबाई हुकूमत ने हमें धोखा दिया है। हमारे पास कौन सा पॉइंट है कि 18वीं तरमीम पे आपको एतराज नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह होनी चाहिए थी, आपका एतराज ये है कि वो उस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुई। एक ब्रेक हमें यहाँ पे लेना है। ब्रेक के बाद डॉक्टर सोराब सरकी से हम जितनी भी सवालात अभी नवीद साहब ने उठाए भाई हैं, तो इनसे फिर हम ब्रेक के बाद आएंगे और ब्रेक के बाद इनसे इन सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। दोबारा हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
सोराब सरकी साहब, कंवर नवीद जमील साहब ये फरमा रहे हैं कि 18वीं तरमीम पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वफाक से सूबे को तो इख्तियारात मुंतकिल हो गए, लेकिन जब सूबे की बारी आई नीचे लोकल गवर्नमेंट को इख्तियारात मुंतकिल करने की, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, उस पर उन्हें एतराज़ है, उसे वो धोखे का नाम दे रहे हैं। अच्छा, मैं एक गुजारिश करूं, कंवर मेरे भाई हैं, नवीद मेरे भाइयों की तरह हैं, बहुत अच्छे भाई हैं मेरे। बात यह है कि आप ये देखें कि बहुत सारी उन्होंने बातें की। एक तो वाटर बोर्ड के चेयरमैन की उन्होंने बात की। इनको पता है कि पहले ये जब मुशर्रफ साहब ये कानून लेकर आए तो सबसे पहले चेयरमैन होता था, जो मिनिस्टर होता है वाटर बोर्ड का, कोई भी लोकल गवर्नमेंट का, चाहे MQM का हो, पीपल्स पार्टी का हो या किसी का, और उन्होंने स्पेशली मतलब एक मुस्तफ़ा कमाल भाई को चेयरमैन बना दिया। बाकी ये है कि ये टाउन प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है वो भी, जितने भी ये जो कि सिंध जो अथॉरिटी बनी अभी, पहले था कराची की जो है वो अथॉरिटी अब सिंध के लेवल पे बन गई है, उसका भी जो मिनिस्टर होता था टाउन प्लानिंग का वही हेड होता था। अब ये बात बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे सब भाई हैं, हम हमेशा ये कहते रहते हैं कि बिल्कुल इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए और मसले मसाइल कैसे हल होंगे। लेकिन ये भी ख़ुद कंवर भाई भी ये बताएं, जब इनके नाज़मीन जो थे ये ख़ुद हैदराबाद में भी थे, उन्होंने कितनी भर्तियाँ कर दी थी और कितने लोग जो है वो सिर्फ तनख्वाह लेते थे, और उसका नतीजा ये निकला कि यहाँ पर कोई काफ़ी सालों तक डेवलपमेंट नहीं हुई। और इसके साथ आपने ये देखा कि जब भी कोई हुकूमत आई, वफाकी हुकूमत, MQM उसके साथ रही, सिंध गवर्नमेंट तकरीबन जितनी आई, इवन पीपल्स पार्टी के साथ भी, जब पीपल्स पार्टी आई पीपल्स पार्टी के साथ भी रही, अगर कोई मुस्लिम लीग की आई मुस्लिम लीग के साथ भी रही, या जनरल मुशर्रफ का दौर था। यही आपको पता है MQM ने 2002 के जो इलेक्शन, एक के इलेक्शन हुए थे बल्दियात के, उनको ये गलत जो कानून कहे के उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। फिर आपने देखा कि बाद में अब उसको ये बहुत अच्छा, हमारे भाई जो हैं वो कानून कहते हैं, जब दूसरी मरतबा उनको मौका मिला। अब ये जो भी कानून इस वक्त मौजूद है सिंध के अंदर, ये आपको पता है कि पहले उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि वो कर रही थी, लेकिन ये हमारे भाई कोर्ट में गए और कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद, सरदार अमन थे, कंवर भाई उस वक्त असेंबली में नहीं थे पिछली, फिर हमने वो कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक, आइन के मुताबिक बैठ के हमने ये कानून बनाया और दोनों ने मिल के पास किया। अच्छा, डॉक्टर साहब PFC के हवाले से भी तो बताया उन्होंने, PFC पे भी। अच्छा, PFC के हवाले से मैं एक बात बताऊं, PFC का जो भी मतलब पैसे हैं, जिस तरह मरकज़ के हमारे 1 अरब 30 करोड़ हमें नहीं मिल रहे हैं, PFC के यूनियन सतह तक, अगर मेरी यूनियन है जहाँ मेरा गांव है, वहाँ भी अगर 1 महीने का एक पैसा नहीं आएगा तो मुझे भी राइट है, मैं जाकर कोर्ट में वहाँ पर अपना केस लड़ सकता हूँ। अब ये सिर्फ ये कह देना कि ये कराची पूरे पाकिस्तान को कमा रहा है, पाकिस्तान को दे रहा है, सिंध को कराची दे रहा है, और कराची भाई वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध का कैपिटल है, हम आपस में भाई हैं। अगर कोई मसला है तो हम अब भी, आप जिस तरह 18 अमेंडमेंट पे बहुत अच्छी बात की कंवर भाई ने कि हम वो उसमें तब्दीली नहीं चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, हम भी बात करना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी बात है आकर बैठकर बात करें, हमेशा बातचीत से बात आगे चली है और ये सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह साथ भी चलें, और इसमें कोई फ़र्क भी नहीं रहा है शहरी और दही इलाके की जो बात की जाती है। आपस में हुकूमत में रहें, गवर्नर कर रहा है, पीपल्स पार्टी का चीफ मिनिस्टर रहा है, साथ रहे, उन्होंने हुकूमत की है। और जब आपको पता है कि कराची में बहुत ज़्यादा यहाँ पर हालात ख़राब थे, उसमें भी ये साथ थे और उन्होंने पॉजिटिव सब ने रोल अदा किया। और नतीजे में अमन भी हुआ। यहाँ बैठ के तो ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोगों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मेज़ पर बैठ के बात हो सकती है। तो अगर कोई मामला ऐसा है तो बजाय इसके कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएं या इस तरह के एतराज़ात किए जाएं जिससे सूबे के माहौल में जो आम आदमी है उसको खदशात पैदा होना शुरू हो जाए, बेहतर ये नहीं है कि मेज़ पर बैठकर गुफ्तगू की जाए और मामले का हल निकाला जाए? जाफर भाई देखिए, पहले तो मुझे आपसे गिला है ना जी कि मैं बात कर रहा था, आपके पास मैसेज आ गया, आप ब्रेक पर चले गए। नहीं, मेरे पास मैसेज कोई नहीं आया, आप मेरा मोबाइल देख सकते हैं सर। मसला ये है कि हमारे पास इश्तिहार है,
आपने अपनी बात कंप्लीट करनी है, आपके पास पूरा मौका है, आप बात कंप्लीट करें, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप बात कंप्लीट करें। मेरी बात सुने, मैसेज से मुराद कोई मैसेज नहीं, जिस तरह नॉर्मली आता है कि ब्रेक का टाइम हो गया, मैं इसी मैसेज की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद कम से कम ब्रेक कंप्लीट हो गया था, मैं आपसे कहता रहा, आपने मुझसे माइक मुझे नहीं दिया ना। देखिए सौरभ सरकी साहब भाई हैं मेरे, 2002 में हम साथ असेंबली में थे, जब से इनसे ताल्लुक़ है। देखिए जब भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, कि 1972 से ले लें कि जब ही लसानियत बढ़ जाती है, उस वक्त इनके जो लीडर थे उन्होंने कोटा सिस्टम लगा दिया, फिर मोहतरमा का वक्त आया, तो जब ही, वरना इससे यहाँ पर गौस अली शाह साहब की हुकूमत रही, यहाँ पर जाम सादिक साहब की हुकूमत रही, यहाँ अरबाब रहीम साहब की हुकूमत रही, यहाँ मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब की हुकूमत रही, यहाँ पे लियाकत जतोई साहब की हुकूमत रही। ये प्रॉब्लम जब भी आता है कि सौरभ सरकी साहब अच्छे आदमी है, लेकिन इनकी जमात जो है उसमें लसानियत बहुत ज़्यादा है। अब हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका बुनियादी मकसद भी यही था, बताने के लिए कि कराची में जो 1 ग्रेड 5 ग्रेड के अफसरान के जो अहलकार हैं, वो भी इन्होंने जैकाबाद से, कश्मीर से, कंदकोट से लाकर सारे, आप हमसे ज़्यादा बेहतर तौर पर समझते हैं कि आप पुलिस स्टेशन में चले जाएं तो कहीं इन्हें कराची के लोग नहीं मिले। हर जगह पर उन्होंने बाहर से, वही सारा एविडेंस था जो हम दिखा रहे थे, हमने सोशल मीडिया पे भी डाला, और हमें इनके साथ आने का कतई शौक़ नहीं था। इनके चेयरमैन वज़ीर आज़म अपना उस वक्त आसिफ जरदारी साहब खुद बनफ्स नफीस 90 रुपये तशरीफ लेकर आए, उनसे हमारी बात हुई, उनसे वादे वईद हुए कि आप कराची को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उन्होंने बाकायदा हमसे बात की, बाकायदा वादे वईद किए। उसके बाद हम इनके साथ गवर्नमेंट में गए, लेकिन वही जो पुराना पीपल्स पार्टी का तरीक़ाकार है उसी पर अमल हुआ। फिर कराची की, अब अगर जब मुस्तफ़ा कमाल नाजिम थे या मैं हैदराबाद का नाजिम था, कितने सारी चीज़ें हैं, कितने सारे फ्लाईओवर हैं, कितने सारे इदारे हैं जो कि उस वक्त फ़ंड होने की वजह से बने। अब तो जो कराची के मेयर हैं उनके पास उसकी रिपेयरिंग के फ़ंड भी नहीं है, ये कैलकुलेशन करके जाते हैं। पिछले दिनों अब्बासी में बेचारे हाउस जॉब वाले डॉक्टर थे, वो सिर्फ इसलिए हड़ताल पे बैठे हुए थे कि उनके दहने के लिए केएमसी के पास तनख्वाहें नहीं है। मैंने खुद वसीम अख्तर भाई से बात की, उन्हें कहा मैं कहाँ से दूँ। उसके बाद और जगह से डेवलपमेंट की और कटौती करके फिर उन लोगों की, गरीबों के वो दिए गए, उनकी तनख्वाहें दी गई। इस तरह से करके ये समझते हैं कि ये महरूमियाँ देकर, देखें जब अगर नाइंसाफ़ियाँ इसी तरह चलती रहती हैं तो घरों के सहनों में भी दीवारें खड़ी हो जाती हैं। मैं इनसे, मेरे भाई हैं सौरभ सरकी, मैं इनसे यही कहूँगा कि अपनी लीडरशिप को समझाएं कि ये जो वो कर रहे हैं, ये जो पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, ना ये पाकिस्तान के मफाद में है, ना ये सिंध के मफाद में है। ये कराची के लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। हमें सिंध के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। सिंध में रहने वाले हमारे भाई हैं, उन लोगों के मसाइल हल होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि मैं जब ये रज़ा रब्बानी साहब को चेयरमैन के लिए हम सपोर्ट कर रहे थे, तो हम गए इस्लामाबाद, आसिफ जरदारी साहब से हमारी मुलाकात हुई, मैं उस डेलीगेशन में मौजूद था। मैंने जरदारी साहब से बनफ्स नफीस ये शिकायत की कि देखें इस वक्त तक इन्होंने जो भी अपॉइंटमेंट किए हैं, 2,09,000 अपॉइंटमेंट किए थे। मगर देखें ये सारे के सारे, इसमें इन्होंने सिंध के शहरी इलाके के लोगों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। मैंने उनको बताया कि मेरे पास सारी डिटेल मौजूद है, और मैंने उनको बताया कि एक इनके बहुत ताकतवर शख्सियत हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सौरभ सरकी साहब को तकलीफ़ पहुँचेगी कि मैंने लेकिन उन्होंने यहाँ तक कह देंगे, इन्होंने पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर जो सिंध के लोगों को भी नौकरियाँ दी हैं, वो पैसे लेकर दी हैं। वो सब चल रहे हैं केसेस। पिछले दिनों कराची के ईडीओ को सज़ा हुई है 7,000 नौकरियाँ देने पर। तो इन्होंने, लेकिन उनकी जो मैं शख्सियत की बात, उन्होंने ये कहा कि भाई उर्दू बोलने वालों को, महाजरों को पैसे देकर भी आप नौकरी नहीं देंगे। देखिए उसके बाद अब ये चाहें कि हम इनको बोलें कि भी पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी है, पीपल्स पार्टी का अमल अच्छा होगा। कंवर साहब बहुत माजरत चाहूँगा, बहुत माजरत में चाहूँगा, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। हम इस मौजू पे
एक आध रोज़ में आप भी अगर स्टूडियो तशरीफ़ ले आए तो यहाँ पर बैठ के इस मौजू पे डिटेल्ड एक प्रोग्राम हम कर लेंगे। और आपका जो एतराज़ था, अभी मुझे फिर से यही मैसेज आया है कि ब्रेक का वक्त हो रहा है, प्रोग्राम वाइंड अप करना है क्योंकि इश्तिहार जाना है, वो हमारी मजबूरी है इश्तिहार चलाना। तो अगर आप चाहें, आप बुरा मना गए, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं माना, बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। मैंने आपको बताया कि मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है, तो एक आध दिन में वक्त निकाल के आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाएं, हम यहाँ बैठ के इस मौजू पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मैं हाजिर हूँ जी, हम इस मौजू पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी मैं यही कहूँगा कि एक आध दिन में हम प्लान करते हैं, इस मौजू पे तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे। मैं कंवर, जिस तरह मैंने कहा सोहराब सर की अच्छे आदमी हैं, तो कंवर भाई भी MQM में अच्छे आदमी हैं। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव आदमी है तो पॉजिटिव आप दोनों को ही हम दावत दे देंगे, आप दोनों तशरीफ ले आइएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।